हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो क्लासेस है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके सब्जेक्ट जूलॉजी से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे पूरी तरीके से है। और इसके पहले मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो भी टॉपिक है मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ टॉपिक उसमें से यूनिट 1 और यूनिट 2 से कुछ टॉपिक मिस हुए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर भी लेक्चर आप लोगों के पास आसानी से प्रोवाइड करा सकूं। तो आज का जो मेनली टॉपिक है वो यूनिट 3 से है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और जो आज का टॉपिक है वो आपके एग्जाम ऑफिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है इसे हम प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली देखेंगे। और ये प्रोकैरियोटिक सेल में ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जान लीजिए, क्योंकि ये जो बेसिक टर्म्स है जैसे जीनोम हो गया, जीन एक्सप्रेशन, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए आपके एग्जाम ऑफिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में पूछे जाने वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीनोम पे, फिर इतना पूरा टॉपिक है इसको क्लियर करने के बाद हम अपने मेन टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीनोम को। द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द पार्टिकुलर सेल इज कॉल्ड जीनोम। जो जेनेटिक मटेरियल का कंप्लीट सेट होता है जब वह पार्टिकुलर सेल में प्रेजेंट होता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम जीनोम से रिप्रेजेंट करते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन पार्टिकुलर सेल इज कॉल्ड जीनोम। अब हम बात करेंगे जीन पे कि जीन क्या है। जीन इज द फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ डीएनए। आप सबसे पहले जान लीजिए कि जीन जो है वह फ्रेगमेंटल पार्ट है डीएनए का, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट। तो अब आप सोचेंगे कि ये जो फ्रेगमेंटल पार्ट है डीएनए का ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन करने में फंक्शनल प्रोडक्ट की। तो हम बताना चाहेंगे कि जो जीन होता है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं, मतलब कि प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के प्रोसेस द्वारा तो ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और वे जो प्रोटीन है वे तो फंक्शनल प्रोडक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जीन इज द फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल प्रोडक्ट। तो अब नेक्स्ट में देखेंगे जीन एक्सप्रेशन कि जीन एक्सप्रेशन क्या है। मैं आप लोगों को ये बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये जो शॉर्ट टाइप के टॉपिक हैं, ये आपके एग्जाम ऑफिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमने बात कर लिया जीनोम पे, जीन पे भी बात कर लिया। अब हम देखेंगे जीन एक्सप्रेशन पे कि जीन एक्सप्रेशन क्या है। जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन ऑफ जीन यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। तो जीन एक्सप्रेशन एक प्रोसेस होता है, ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो जीन एक्सप्रेशन है वह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसी के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए पे। एन एमआरएनए दैट इनकोड अ सिंगल प्रोटीन। जो एमआरएनए केवल सिंगल प्रोटीन को इनकोड करते हैं उन्हें हम मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बोलेंगे, और जो एमआरएनए सेवरल प्रोटीन को इनकोड करते हैं उसे हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए है वह केवल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, और जो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है मतलब कि जो सेवरल प्रोटीन को इनकोड करता है, जो एमआरएनए सेवरल प्रोटीन को इनकोड करता है वे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये रहा कुछ बेसिक टॉपिक। तो अब हम मेनली बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम बात करेंगे लैक ओपेरॉन मॉडल की, क्योंकि जो लैक ओपेरॉन मॉडल है वही प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वह जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से है और उसमें है लैक ओपेरॉन मॉडल। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो लैक ओपेरॉन मॉडल है वह जैकोब एंड मोनार्ड ने प्रपोज किया था फॉर जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल में। जीन रेगुलेशन के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो लैक ओपेरॉन मॉडल है उसको जैकोब एंड मोनार्ड ने प्रपोज किया था, और इस पूरे प्रोसेस को हम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ही देखेंगे।
तो सबसे पहले आप लैक ओपेरान के कंपोनेंट को समझ लीजिए, उसके बाद मैं हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस कंपोनेंट है वे इस फिगर के थ्रू आप देखिए, इसमें सबसे पहले प्रेजेंट है PIPOZYA। तो जो इसमें ZYA है ये है स्ट्रक्चरल जीन, ये जो है स्ट्रक्चरल जीन, इन्हीं के द्वारा RNA पॉलीमरेज इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा इनसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, केवल स्ट्रक्चरल जीन से। ये जो ZYA प्रेजेंट है और जो इनमें से I है वह रेगुलेटर होता है, जो P है वह प्रमोटर है और जो O है जो Z स्ट्रक्चरल जीन के जस्ट नियरली प्रेजेंट है उसे हम ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट थे उनके मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप कि मैंने अभी तक जितना भी टॉपिक पे मैंने बताया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसके ऊपर और अच्छी तरीके से लेक्चर को आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो अब हम देखेंगे जो स्ट्रक्चरल जीन है और जो स्ट्रक्चरल जीन में Z जीन, Y जीन और A जीन है, इनके क्या क्या फंक्शन है, ये क्या क्या प्रोसेस प्रोड्यूस करते हैं, क्या फंक्शन है, क्या प्रोटीन को कैसे इनकोड करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले Z स्ट्रक्चरल जो जीन है Z जीन, उस पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइड कन्वर्ट टू डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू ग्लैक्टोसाइड एंड ग्लूकोज। जो Z जीन है वह बीटा ग्लैक्टोसाइड्स को कोड करेगा और जो डाइसैकेराइड लैक्टोज है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में। तो यहाँ पर देखिए मैं एक रिएक्शन को भी मेंशन किया हूँ कि बीटा ग्लैक्टोसाइड के प्रेजेंस में जो डाइसैकेराइड लैक्टोज है वह कन्वर्ट हो जाता है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखा आपने Z जो स्ट्रक्चरल Z जीन था। अब हम बात करेंगे जो Y स्ट्रक्चरल जीन है कि उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या फंक्शन है। दिस जीन कोड फॉर परमिएज, जो ये Y जीन है ये परमिएज एंजाइम को कोड करेगा एंड इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज, और जो लैक्टोज है उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा सेल के अंदर। जो Y जीन है ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो Y स्ट्रक्चरल जीन है ये परमिएज एंजाइम को इनकोड करेगा और फिर उसके बाद परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, लैक्टोज के परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा सेल के अंदर, कि जो लैक्टोज है वह सेल के अंदर आसानी से आ सके। तो अब हम नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चरल जीन है ये स्ट्रक्चरल जीन पर अब बात करेंगे। तो जो ए स्ट्रक्चरल जीन है द जीन इनकोड ट्रांसएसिटाइलेज, ये जो ए स्ट्रक्चरल जीन है ये इनकोड करेगा ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम को। इट हेल्प टू वर्क बीटा ग्लैक्टोसाइड्स, और ये जो ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम है ये हेल्प करता है बीटा ग्लैक्टोसाइड्स के वर्क में। तो ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइड है वह Z जीन द्वारा इनकोड हो रहा था। अभी आपने देखा कि जो Z जीन है वह कोड कर रहा था बीटा ग्लैक्टोसाइड्स को। तो ये जो कोड है जो Z जीन का जो वर्क है Z जीन का वर्क यही ना है कि कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइड्स। तो बीटा ग्लैक्टोसाइड्स को ही हेल्प करता है ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम। जो ए जीन है आप सबसे पहले जान लीजिए कि जो ए जीन है वह इनकोड करता है ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम को और ये हेल्प करता है बीटा ग्लैक्टोसाइड्स के वर्क में। तो बीटा ग्लैक्टोसाइड्स का वर्क क्या था कि इसकी प्रेजेंस में ही जो लैक्टोज डाइसैकेराइड लैक्टोज था वह ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो बीटा ग्लैक्टोसाइड्स का यही वर्क है। तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइड्स के वर्क में ही हेल्प करता है। ये जीन का जो इनकोड होने के बाद ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम है वह हेल्प करता है बीटा ग्लैक्टोसाइड्स के वर्क में। तो इससे आसानी से जो डाइसैकेराइड लैक्टोज है वह ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में आसानी से डिवाइड हो जाता है। तो ये रहा स्ट्रक्चरल जीन पर मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। आई होप कि जो मैंने स्ट्रक्चरल जीन पर ZYA जो तीनों जीन है स्ट्रक्चरल जीन मैंने जो डिस्कस किया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके बाद दूसरे उनके जो ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन है उस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे कि उनका फंक्शन क्या है, वे क्या क्या फंक्शन से वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो इट इज अ प्रेजेंट नियरली Z स्ट्रक्चरल जीन। तो आप जान लीजिए कि जो ऑपरेटर है ये प्रेजेंट होता है नियरली Z स्ट्रक्चरल जीन के नियरली ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने फिगर में आपको बताया है। यहाँ पर देखिए
जो जेड स्ट्रक्चरल जीन है उसके जस्ट नियरली ही ऑपरेटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑपरेटर के डिफिनीशन में यही मेंशन किया गया है कि इट इज अ प्रेजेंट नियरली जेड स्ट्रक्चरल जीन, इट वर्क स्विच्ड ऑफ ओपेरॉन। जो ओपेरॉन सिस्टम है इसको ये स्विच्ड ऑफ कर देता है। और ये स्विच्ड ऑफ कैसे करता है, अब आप आगे देखिए कि ये स्विच्ड ऑफ कैसे करता है। इट इज अ रीजन इन विच रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड। रिप्रेसर प्रोटीन के बाइंड होने के वजह से ही जो ऑपरेटर है, जो इट इज इट्स वर्क स्विच्ड ऑफ, जो ये वर्क है मतलब कि जो स्ट्रक्चरल जीन का जो ट्रांसलेशन होना था उसके पूरे प्रोसेस को ये स्टॉप कर देता है। जब ऑपरेटर पर रिप्रेसर अटैच्ड हो जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन का जब बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर पे, तब ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। इट इज स्विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर। ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है अभी आप लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ में आ रहा होगा। जैसे ही मैं ये तीनों प्रमोटर, रेगुलेटर, जिन तीनों पर मैं अच्छी तरीके से डिस्कस कर लूंगा तो आपको अपने आप ही ऑपरेटर का जो पूरा प्रोसेस है वो अपने आप ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले बताया कि ये प्रेजेंट होता है जेड स्ट्रक्चरल जीन के नियरली में, मतलब कि बहुत पास में प्रेजेंट होता है जेड जीन। जो जेड जीन स्ट्रक्चरल जीन है उसके ऑपरेटर उसके बहुत ही नजदीक प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को फिगर में दिखाया कि ये देखिए स्ट्रक्चरल जीन और ऑपरेटर इसके तुरंत बगल में ही प्रेजेंट है। इट्स वर्क स्विच्ड ऑफ ऑपरेंड। जो ऑपरेंड सिस्टम है इसको ये स्विच्ड ऑफ कर देता है। कैसे स्विच्ड ऑफ करता है मैंने अभी बताया। जब ऑपरेटर पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाएगा तब ये जो प्रोसेस है ऑपरेंड का, मतलब कि जो स्ट्रक्चरल जीन जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इट इज स्विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर। जब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर से तब ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। तो इसी को हम स्विच्ड ऑफ ऑपरेंड सिस्टम बोलेंगे। तो अब देखिए कि प्रमोटर का क्या फंक्शन है। इट इज प्रेजेंट नियरली द ऑपरेटर जीन। अब ये जो प्रमोटर है ये जस्ट नियरली प्रेजेंट होता है ऑपरेटर जीन के। ये जो प्रमोटर रीजन है ये जस्ट प्रेजेंट होता है नियरली में ऑपरेटर जीन के। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड प्रमोट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जो आरएनए पॉलीमरेज है जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब से आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट नहीं होगा तब तक जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वे प्रमोटर से बाइंड होता है। आप सबसे पहले अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि जो रिप्रेसर बाइंड प्रोटीन है, जो रिप्रेसर प्रोटीन है वे ऑपरेटर से अटैच्ड होता है और जो प्रमोटर है इससे आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड होता है एंड प्रमोट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रमोट करता है। तो अब नेक्स्ट वाले में देखिए कि इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन किया गया है। अब्सेंस ऑफ रिप्रेसर। जब रिप्रेसर प्रोटीन नहीं रहेगा, हमने बताया अभी ना कि ऑपरेटर से रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है। जब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है अभी मैं आप लोगों को फिगर के थ्रू समझाने वाला हूं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अब देखिए कि रेगुलेटर जीन का क्या फंक्शन है। इट इज अ प्रेजेंट बिफोर द प्रमोटर। अब ये जो होता है वह प्रमोटर के पहले प्रेजेंट होता है। इस फिगर में आप देख लीजिए प्रमोटर के पहले ही रेगुलेटर प्रेजेंट है। रेगुलेटर जीन सिंथेसिस रिप्रेसर प्रोटीन दैट्स इज बाइंड टू ऑपरेटर स्टॉप द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पर देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है यहाँ पर, जिससे कि यही दोनों पॉइंट से आपको ये पूरा ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर जीन का तीनों का प्रोसेस आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये जो रेगुलेटर जीन है ये प्रेजेंट होता है प्रमोटर के पहले ही, और रेगुलेटर जीन सिंथेसिस और रिप्रेसर प्रोटीन, जो ऑपरेटर से रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो रहा था वे रेगुलेटर जीन द्वारा ही प्रोड्यूस्ड हो रहा है। रेगुलेटर जीन सिंथेसिस द रिप्रेसर प्रोटीन, रेगुलेटरी जीन ही सिंथेसिस करिए रिप्रेसर प्रोटीन दैट इज बाइंड टू ऑपरेटर, और ये बाइंड होता है ऑपरेटर से एंड प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से स्टॉप कर देता है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटरी जीन और जो स्ट्रक्चरल जीन थे वे तीनों के फंक्शन भी, उनके क्या क्या प्रोसेस है इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा।
तो अब हम बात करेंगे इनके जो कुछ मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑपरान, कि लैक ऑपरान जो सिस्टम हुए कब स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि कब उनका प्रोटीन सिंथेसिस कब होगा, कब प्रोटीन सिंथेसिस जब नहीं होगा तो उसे हम स्विच्ड ऑफ बोलेंगे, और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब उसे हम स्विच्ड ऑन प्रोसेस बोलेंगे। तो ये हम बात करेंगे अब मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑपरान की। तो हमने पहले ही फिगर में आप लोगों को बताया, इस वाले फिगर में बताया कि रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और ये ZY तीनों जो हैं वे स्ट्रक्चरली जीन हैं। तो इस वाले में भी देखिए ये जो रेगुलेटर है, अभी मैंने पिछले टर्म्स में आपको बताया कि रेगुलेटर ही रिप्रेसर जो प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करता है। रेगुलेटरी जीन ही रिप्रेसर को सिंथेसाइज करेगा और ये जो सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये एक्टिव फॉर्म में होता है, और ये जब एक्टिव फॉर्म में होगा तो जाके ये तुरंत ऑपरेटर से अटैच्ड हो जाएगा। जब मैं ऑपरेटर का फंक्शन बता रहा था तब उसी समय आपको बताया कि ये जो रेगुलेटरी जीन है ये जब सिंथेसाइज करेगा एक्टिव रिप्रेसर का तो ये रिप्रेसर तुरंत जाकर बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर से, और जब ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा तब ये पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस ये पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस क्यों स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि मैंने पिछले अभी टर्म में बताया कि जो प्रमोटर है इसी से ही mRNA बाइंड होता है, और जब प्रमोटर से mRNA नहीं बाइंड होता है, इससे RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है। mRNA पर तो ही प्रोसेस हो रहा है, इससे जो प्रमोटर है इससे RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है। मैंने मिस्टेक से बोल दिया कि mRNA, लेकिन वहां पर प्रमोटर से RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि रेगुलेटरी जो जीन था उससे एक्टिव रिप्रेसर का सिंथेसाइज होगा, और ये रिप्रेसर एक्टिव और अनएक्टिव भी हो सकते हैं। जब सेल में लैक्टोज प्रेजेंट होगा ये पूरी तरीके से अनएक्टिव होगा, लेकिन जब सेल में लैक्टोज अब्सेंट होगा तब ये एक्टिव रहेगा। ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि जब सेल में लैक्टोज की मात्रा प्रेजेंट रहेगी तब ये जो रिप्रेसर है ये अनएक्टिव होगा, लेकिन जब सेल में लैक्टोज की मात्रा प्रेजेंट नहीं रहेगी तब ये जो रिप्रेसर है वह एक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो अब देखिए कि ये एक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट होने के बाद इसका क्या फंक्शन है। तो ये रेगुलेटरी जीन सबसे पहले प्रोड्यूस या फिर सिंथेसाइज किया रिप्रेसर को, और ये रिप्रेसर जाकर बाइंड हो गया ऑपरेटर से, और हमने बताया कि जो प्रमोटर है इस पर ही प्रेजेंट होता है RNA पॉलीमरेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। तो ये जो ट्रांसलेशन जो RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज तो प्रमोटर पर है प्रेजेंट, तो जब ऑपरेटर पर रिप्रेसर बाइंड हो गया तो RNA पॉलीमरेज कहाँ से आगे स्ट्रक्चरल जीन के पास पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके रास्ते में तो ही ऑपरेटर बाइंड है, ऑपरेटर पर ही तो रिप्रेसर बाइंड हो गया है, और प्रमोटर रीजन पे है RNA पॉलीमरेज, तो इसके रास्ते में तो रिप्रेसर बाइंड हो गया है ऑपरेटर से, तो ये स्ट्रक्चरल जीन तक RNA पॉलीमरेज नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस है पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्विच ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑपरान मॉडल का। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये जो स्विच ऑफ जो प्रोसेस है कि मतलब जब ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो रहा तो ये कैसे नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि कब ये जो लैक ऑपरान मॉडल है ये कब स्विच ऑन होता है, मतलब कि कब जीन एक्सप्रेस होता है। ये पूरा प्रोसेस जीन रेगुलेट का था, क्योंकि इसमें जो जीन है वो रेगुलेट हो रहे हैं, क्योंकि इनका एक्सप्रेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा है, और ये स्विच ऑफ ऑपरान मॉडल है। तो अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि ये लैक ऑपरान कैसे स्विच्ड ऑन होगा। तो हमने बताया कि जो इसमें देखिए यहाँ पर रेगुलेटरी जीन है, यही तो रिप्रेसर का प्रोड्यूस कर रहे थे, और जब सेल में लैक्टोज की मात्रा प्रेजेंट होती है तब ये जो रिप्रेसर होते हैं जो रेगुलेटरी जीन द्वारा सिंथेसाइज या फिर प्रोड्यूस होते हैं ये अनएक्टिव के फॉर्म में हो जाते हैं। देखिए ये लैक्टोज बाइंड हुआ रिप्रेसर से, लैक रिप्रेसर से, और ये इसे जो रिप्रेसर है इसे इनएक्टिव फॉर्म में कर दिया। तो इनएक्टिव फॉर्म में होने से ये जो रिप्रेसर है वे ऑपरेटर पर जाकर बाइंड नहीं हो पाता। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया ना कि जो रेगुलेटरी जीन था यही रिप्रेसर प्रोटीन का प्रोड्यूस कर रहा था, और ये जब सेल में लैक्टोज की मात्रा प्रेजेंस होगी तब ये जो रिप्रेसर है ये लैक्टोज इससे बाइंड होगा और ये रिप्रेसर को इनएक्टिव फॉर्म में कर देगा। और इनएक्टिव फॉर्म मतलब कि ये जो रिप्रेसर ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे। तो अब नेक्स्ट में देखिए, जब इनएक्टिव फॉर्म में रिप्रेसर रहेगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर से जाकर बाइंड नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटर से जब रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा तो हमने बताया कि प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज तो प्रेजेंट ही है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आराम से स्ट्रक्चरल जीन के पास जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, जिससे कि फंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसाइज होगी और ये जो जीन है वह पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो जाएगा। मतलब कि जो जीन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर थे वे पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो इसमें देखिए कि जो हमने ये पहले ही तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई है इनके तीनों फंक्शन को बता चुका हूँ कि इनसे क्या ट्रांसलेशन के बाद कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो जेड से जो है वह बीटा ग्लैक्टोसाइड होता है, और जो वाई स्ट्रक्चरल जीन है इससे ट्रांसलेशन के बाद परमियस एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और जो स्ट्रक्चरल जीन ए है इसे एसिटाइलेज प्रोड्यूस्ड होता है। और ये जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन के बाद ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं इनके मैंने फंक्शन को भी मैं पूरी तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये जो लैक ओपरान का ये जो मॉडल है ये आपके एग्जाम ऑफ यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो क्लासेस था ये पूरी तरीके से मैंने लैक ओपरान मॉडल को पूरी तरीके से आज की क्लासेस में ख़त्म कर दिया हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं पर किसी भी टॉपिक पर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उस टॉपिक पर और अच्छी तरीके से लेक्चर को प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं तो वे आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उस क्लासेस को आसानी से वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास था वह यहीं तक था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।